हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विज्ञान के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। ठीक है, और अंत में इस पाठ से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी का हल भी करेंगे हम। बच्चों, हमारी प्रकृति में बहुत से ऐसे घटनाएं घटती हैं जो मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, जैसे आंधी, तूफान, पवन, चक्रवात, बाढ़, तड़ित, भूकंप, वर्षा इत्यादि बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। तो इन्हीं सब घटनाओं में से दो घटना के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, जो है तड़ित और दूसरा भूकंप। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है वह है तड़ित। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइटनिंग। ठीक, बरसात के मौसम में आपने देखा होगा आसमान में ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकती है और मेघ जो हैं वो गरजते हैं। ठीक, उसी को तड़ित कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आसमान में होता है वो तो बहुत बड़े स्तर पे होता है। हमारे घरों में भी होता है तड़ित, छोटे छोटे स्तर पर, जिनको हम गौर नहीं करते हैं। आइए देखते हैं उन सभी उदाहरणों पर। जैसे देखिए, ढीले प्लग। आप अपने घर में कभी कभी ढीले जो बिजली के जो ढीले प्लग होते हैं उनको कभी जब आप सॉकेट में घुसाइएगा तो देखिएगा कि ये स्पार्क करता है, वो चिंगारी उसमें से निकलती है, वह भी एक तड़ित है। ठीक, अच्छा, सर्दियों के मौसम में आप जो ऊनी स्वेटर पहनते हैं और बहुत देर पहनने के बाद जब उसे आप बाहर निकालते हैं तो वो जो ऊनी या पॉलिस्टर का जो कपड़ा है वो चिट चिट का आवाज़ करता है उतारते टाइम। ठीक, ये क्या है चिट चिट का आवाज़? यह भी तड़ित है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे और विस्तार में। देखते हैं आगे क्या है। बादलों में जो तड़ित उत्पन्न होते हैं, जो बिजली चमकती है, उसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया? अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक, उन्होंने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। अब देखिए कैसे पता लगाया उन्होंने क्या किया कि एक पतंग बनाया। ठीक, और उस पतंग का जो डोर था वह किसी का था? रेशम का डोर था। ठीक, और उस डोर में नीचे क्या किए, वो एक धातु की चाबी बांध दी। ठीक है, और जब वह पतंग जब बादल के पास जब गया तब वहाँ से विद्युत आवेश जो था वो रेशम की नमी युक्त जो धागा था उस धागे से संचरित होकर कहाँ गया? नीचे चाबी में आ गया। ठीक, अच्छा, जब बेंजामिन ने जैसे ही उस चाबी को अपनी उंगली से छू कर देखा तो उनको झटका लगा और चिंगारी दिखी। ठीक, इससे यह साबित हुआ पहली बार कि आकाश में कड़क जो होती है वो किसके कारण होती है? बिजली के कारण होती है। ठीक, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो प्रयोग है इसको आप दोबारा अपने घर पर नहीं आजमाएं। ठीक, क्योंकि बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक थे एक, जिनका नाम था रिचमैन। इन्होंने उनके प्रयोग को दोहराया था। ठीक, और विद्युत की अत्यधिक मात्रा के कारण क्या हुआ? उनको जोर का झटका लगा और रिचमैन जो है वो फौरन स्वर्ग सिधार गए। ठीक, उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अगला जो टॉपिक है वह है रगड़ से आवेशन। ठीक, अच्छा, ये जो आवेश है इस आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक, आवेश का इंग्लिश होता है चार्ज। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। आपने बचपन में कंघी से कागज़ के टुकड़ों को सटाकर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि कुछ कागज़ का टुकड़ा लेना है, छोटा छोटा टुकड़ा एकदम फाड़ के रख लेना है अपने टेबल पे, और एक कंघी लेना है और उस कंघी से क्या करना है, अपने बाल को धीरे धीरे आराम आराम से 2-3-4 मिनट तक अपने बाल को क्या करना है? सूंटना है। ठीक है, और जब 2-3 मिनट तक जब आप अपने बाल को सूंट लेंगे उस कंघी से तो क्या करना है आपको क्या करना है? उस कंघी को उस छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाना है। आप जैसे ही इन कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएंगे आप देखेंगे कि वो जो छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा है वो कंघी में सट जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ?
वो कागज़ का टुकड़ा कंघी में कैसे सट गया? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम कंघी को अपने बाल में सोट रहे थे, रगड़ रहे थे, तो उस कंघी में आवेश पैदा हो गया। वही है रगड़ से आवेशन, ठीक है। जब कंघी को हम बाल में रगड़ रहे थे तो उस रगड़ के कारण उस कंघी में आवेश पैदा हो गया, और जैसे ही उस कंघी को हम कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए तो वह कागज़ का टुकड़ा क्या हुआ, उस कंघी में सट गया। ठीक, चलिए अब इसी रगड़ से आवेशन को समझने के लिए एक और इंटरेस्टिंग सा क्रियाकलाप इसमें है। आप इसको करके देखिए, अच्छा लगेगा। आपको करना क्या है कि किसी आदमी को क्या करना है, स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर आपको बैठा देना है। ठीक, क्या करना है, स्वेटर पहनाकर उसको प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाना है, और ध्यान रहे वो जो आदमी बैठेगा प्लास्टिक की कुर्सी पर वह चप्पल पहन के बैठेगा। ठीक, अब सूखा गमछा से क्या करना है कि वो जो जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी के पीठ को धीरे धीरे रगड़ना है। ठीक, अब देखिए थोड़ी देर तक जब आप रगड़ेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको एक टेस्टर लेना है। टेस्टर आपको पता होगा जिसे हम लोग बिजली चेक करते हैं, बिजली में टेस्ट करने के लिए, बिजली को टेस्ट करने के लिए। ठीक, अच्छा थोड़ी देर ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, एक टेस्टर से उसके शरीर को सटाना है। ठीक, आप जैसे ही उस टेस्टर को उसके शरीर में सटाइएगा तो क्या होगा, टेस्टर का बल्ब जल उठेगा, है ना इंटरेस्टिंग। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम तौलिया कुर्सी के पीठ के पीछे रगड़ रहे थे तो उसमें क्या हुआ, उसके शरीर में आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक, और वही आवेश जो है वो हमको टेस्टर के माध्यम से दिख गया। तो चलिए अब हम अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आवेश के प्रकार। ठीक है, आवेश को हम आपको बता चुके हैं, आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक पॉजिटिव होते हैं और एक निगेटिव होता है। ठीक, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखिए असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, इसी को समझिए ठीक से। जैसे मान लीजिए ये आवेश कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, तो एक समान असमान मतलब अलग अलग आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। जैसे पॉजिटिव है और निगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। ठीक है, और समान आवेश जो है जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। ठीक है, या निगेटिव निगेटिव ये एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। ठीक, लेकिन अगर पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब चलिए अब अगले मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। देखिए यह जो टॉपिक है आवेश का स्थानांतरण। ठीक है, तो इसको आप एक लाइन में समझिए कि आवेश जो होते हैं वो किसी सुचालक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक, आवेश जो हैं वो किसी सुचालक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक है, अब इसी को क्रियाकलाप के द्वारा समझाया गया है। ठीक, इसको आप पढ़ेंगे अपने घर पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए अब अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है विद्युतदर्शी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखिए इस विद्युतदर्शी का क्या काम है, कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युतदर्शी से हम क्या मापते हैं, हम किसी वस्तु में आवेश है अथवा नहीं इस चीज़ को हम विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप से या विद्युतदर्शी से मापते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब अगला जो पॉइंट है वह है, समझिए इसको, भूसंपर्कन।
अब इस भू संपर्कन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थिंग। ठीक है, तो किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भू संपर्कन कहते हैं। अब देखिएगा आपके घरों में भी अर्थिंग लगा होता है। वो अर्थिंग का क्या काम है कि विद्युत परिपथ में अगर किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो उस आघात से बचने के लिए क्या करते हैं हम? भू संपर्क अर्थिंग करवा कर रखते हैं, भू संपर्कन करवा कर रखते हैं घर में, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बिजली हो वह कहाँ चला जाए? सीधा पृथ्वी के अंदर चला जाए और हमारा घर में कोई नुकसान उससे नहीं हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है तड़ित को जानिए। ठीक है, अब पीछे तड़ित आप लोग देखे हैं, अब इस तड़ित को हम इसमें समझेंगे कि तड़ित होता कैसे है। ठीक है, तो बरसात के मौसम में ये जो जल वाष्प होते हैं वो बादल के रूप में रहते हैं। बादल जो होते हैं वो क्या है? जल वाष्प है। ठीक है, तो ये जो बादल है वो हवा में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो हवा से रगड़ के कारण नीचे वाले जो बादल होते हैं उनमें क्या आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है, और ऊपर वाले जो बादल होते हैं उनमें धन आवेश आ जाता है। ठीक, पीछे आप पढ़े हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, उसी पॉजिटिव को हिंदी में कहते हैं धन आवेश, और निगेटिव को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं ऋण आवेश। ठीक है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, इसको आप पढ़ चुके हैं। तो जब ये हवा से रगड़ के कारण इन दोनों में, ये बादलों में जब आवेश आ जाता है, धन आवेश और ऋण आवेश, और इन्हीं दोनों आवेश जब आपस में जब मिलते हैं तो क्या होता है? जोर जोर से बिजली चमकती है और गरजती है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि आसमान में बिजली चमक रही है। तो समझ गए बिजली क्यों चमकती है आसमान में? चलिए अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है तड़ित से सुरक्षा। ठीक है, तड़ित से हम सुरक्षा कैसे करेंगे? तो ये बहुत सारे पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अपने खुद से पढ़ने का प्रयास करेंगे घर पे। ठीक है, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो जब भी तड़ित हो, आसमान में बिजली चमके, तो हमें खुला स्थान में नहीं रहना चाहिए। ठीक, हमें घर में रहना चाहिए। ठीक है, यदि आप बस या कार की सवारी कर रहे हैं तो खिड़कियाँ दरवाजे जो होते हैं उनके बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, खुले मैदान में नहीं रहना है। ठीक है, मकान की खुली छत पर नहीं रहना है। ठीक, खेत या बड़े वृक्षों के नीचे नहीं रहना है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आप जंगल में फंस गए हैं और ज़ोर ज़ोर से बिजली चमक रही है, तो आपको क्या करना है? छोटे वृक्षों के नीचे शरण लेना है। ठीक है, बड़े वृक्ष के नीचे शरण लेना घातक हो सकता है। ठीक, अच्छा मान लीजिए आप खेतों में फंस गए हैं और वहाँ कुछ वृक्ष है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वृक्ष के नीचे नहीं जाना है, आपको खेत में ही लेट जाना है। ठीक, अच्छा और आप क्या कर सकते हैं? बिजली अथवा टेलीफोन के जो खंभा होता है उस खंभा के आसपास आपको नहीं खड़ा होना है। ठीक, कब? जब बिजली चमक रहे हो आसमान में। ठीक है, तब। अच्छा, किसी भी बिजली से चलने वाले जो उपकरण होते हैं, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर इत्यादि जो भी हैं, उसको आपको नहीं चलाना है। उसका प्लग आपको निकाल कर उसको निकाल देना है और बंद रखना है। ठीक है, अगर आप तालाब में स्नान कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? फ़ौरन निकल जाइए वहाँ से और अपने घर में चले जाइए। ठीक, वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से हमें बाहर आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये है तड़ित चालक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, अब तड़ित चालक का क्या काम है? तो ऊंची इमारतें, चिमनियों, भवनों, ठीक है, या अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित से बचाने का जो युक्ति है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तड़ित चालक कहते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से हम बड़े बड़े बिल्डिंगों को तड़ित से बचा सकते हैं या बचाते भी हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे बचाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम भवन के जो सबसे ऊपर का जो छत होता है, उस छत पे क्या करते हैं? तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगा दी जाती है। ठीक है, उस नुकीली संरचना से तांबे का जो पत्थर होता है, पत्थर को जोड़कर उसे ज़मीन के नीचे 3-4 फीट तक ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है।
ठीक है। मतलब वो जो तांबे का जो मोटा तार जो छत पे लगा हुआ है उसको जोड़ कर कहाँ ले ले जाया जाता है, सीधे ज़मीन के नीचे, ठीक है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए अगर तड़ित हो रही है और ज़ोर ज़ोर से बिजली चमक रही है आसमान में, और मान लीजिए अचानक बिजली उस बिल्डिंग पे गिर जाए, उस भवन पे गिर जाए, तो इस तांबे के माध्यम से, मोटे तार का जो 3 नुकीली संरचना निकला हुआ है उसके माध्यम से वह बिजली जो है कहाँ चला जाएगा, सीधे ज़मीन के नीचे चला जाएगा और भवन जो है हमारा सुरक्षित हो जाएगा। ठीक, तो समझ गए आप त्वरित चालक क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है भूकंप। अब चलिए आप त्वरित को पढ़ लिए, लाइटनिंग को आप पढ़ लिए, अगला क्या है भूकंप। भूकंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है। अब देखिए इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, भू मतलब भूमि और कंप मतलब कांपना, भूमि का कांपना। जब हमारा भूमि ज़मीन जो है वो कांपने लगे अचानक, तो उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। और आपको तो पता ही है भूकंप जब भी आता है तो ये बहुत सब काफ़ी विनाश लाता है ना, ये हमें काफ़ी हानि पहुंचाती है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि ये भूकंप क्या होता है, भूकंप होने से क्या क्या होता है और इनके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, देखिए चित्र के माध्यम से स्पष्ट है कि ये भूकंप आता है तो कितना विनाशकारी होता है। ये घर जो है एक दूसरे पे गिर जाते हैं और काफ़ी जान और माल की क्षति होती है, ठीक है। तो हमारे बिहार में 1934 में एक बार भूकंप आया था, बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था, है ना, विनाशकारी भूकंप। फिर 1990 में भी आया था और 2001 में गुजरात में आया था भूकंप, गुजरात के भुज में, ठीक है। फिर 2011 में भी आया था भूकंप हमारे बिहार में। अब देखिए भूकंप होता क्या है, ठीक। तो भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट है वह भूकंप का कारण, मतलब भूकंप होता क्यों है, कैसे होता है, ठीक। अब इस चित्र के माध्यम से समझिए, ये जो चित्र है वो हमारे पृथ्वी का चित्र है, ठीक। हमारा जो पृथ्वी है वो 3 परतों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाला जो परत है इसको कहते हैं भूपर्पटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट, ठीक। ये बीच वाला जो परत है इसको बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे भीतरी वाला जो परत है इसको क्या कहते हैं, कोर, ठीक। ये जो हमारा भूपर्पटी है, ठीक है, वो बहुत सारे प्लेटों में विभाजित है, ठीक है। बहुत, यहाँ देखिए, टुकड़ों में विभाजित है। कौन, ये भूपर्पटी, ऊपर वाला लेयर टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, ठीक है। ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है। जो प्लेट है वो धीरे धीरे चलती रहती है। गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है, ठीक है। ये प्लेट जो धीरे धीरे घूमती रहती है, ये घूमते घूमते क्या होती है, एक दूसरे से टकरा जाती है, और जब टकराती है तो विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है, ठीक। जैसा कि देखिए इस फोटो में, ये जो प्लेट है वो गतिमान है, मतलब चलते रहता है, और ये चलते चलते जब टकराता है तो क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है यहीं से, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है भारत में आए भूकंप की सूची रिक्टर पैमाने के माप के साथ, ठीक है। तो रिक्टर पैमाना क्या है, भूकंप जो आता है उस भूकंप का जो तीव्रता होता है उसको हम मापते हैं इससे, किससे, रिक्टर पैमाने से, ठीक है। मतलब भूकंप कितना तेज़ है या कितना कम है, इसका जो हम लोग मापन करते हैं वो किससे मापते हैं, रिक्टर पैमाने से मापते हैं, ठीक है। समझ गए आप। चलिए अब है भूकंप से बचाव। जब भूकंप आए, अब भूकंप तो हमसे पूछ कर आता नहीं है, तो भूकंप अगर अचानक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए,
ठीक। तो सबसे पहले किसी मजबूत, अगर आप घर में हैं तो जब जैसे ही आपको लगे कि कुछ हिल रहा है, घर हिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, मजबूत चौकी या पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, संभव हो तो घर में तो तकिया रहता ही है, ठीक है, आप तकिया लेकर अपने सर को ढक लें। ठीक है, ताकि अगर ऊपर से कुछ गिरे तो आपका सर बचा रहे। अब आगे देखिए, भारी वस्तुओं से दूर हट कर रहने का प्रयास कीजिए। जब भी भूकंप आए घर में तो आपको क्या करना है, जो भी भारी वस्तु है उससे अलग रहना है। ठीक, ताकि वो वस्तु जो है वो आपके ऊपर ना गिर जाए। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगर आप घर से बाहर हैं तो भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाइए। ठीक है, जब भी भूकंप आए तो भवन के पास खड़ा मत रहिए, बिजली की तारों के पास खड़ा मत रहिए और वृक्षों के पास भी खड़ा मत रहिए। क्या करना है, खुले स्थान में चुपचाप लेट जाना है। ठीक है, आप बचे रहेंगे। तो आपका पाठ यहाँ पे अब समाप्त हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे अभ्यास है। ठीक, हम देखिए पहला क्या कह रहा है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, हम तो भर दिए पेंसिल से। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप पीछे पढ़ चुके हैं, एक समान के जो आवेश होते हैं, सजातीय आवेश मतलब एक समान के आवेश, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। ख में देखिए, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अलग अलग आवेश जो हैं जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं। ठीक, त्वरित चालक त्वरित से भवन की डैश करते हैं, मतलब सुरक्षा करते हैं। ठीक, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, रिक्टर स्केल से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम आपको बार बार बोलते हैं कि अभ्यास प्रश्न जो है वो आप खुद से बनाने का प्रयास करें, खुद से उसका हल करें, और खुद से नहीं हो पाए तब मेरी सहायता लें। ठीक, तो अगला जो प्रश्न है वह है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ होती है, क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन को भी और आंसर का भी, या पॉज करके लिख लें। चलिए अगला प्रश्न है, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए। प्रश्न है, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखिए। चलिए अगला प्रश्न है, त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर लिख लीजिए।